जीत को जवाब दे पाता कि तभी उसी खिड़की के शीशे पर किसी ने 3 बार नॉक किया। कमरे में बैठे चारों लड़के मानो जम गए। खून जम गया और बॉडी के अंदर खून नहीं बह रहा है। चारों के चारों खिड़की की तरफ देख रहे हैं, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन ये सोच रहे कि अभी किसने नॉक किया था। वो और कुछ समझ पाते उससे जस्ट पहले ही उन चारों को खिड़की के बाहर से एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। हेलो एवरीवन, खमा गणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोग के सामने एक रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की जो रियल हॉरर स्टोरी है ये हमारे साथ शेयर की है जीत ने। और ये उनके 3 दोस्तों मतलब टोटल 4 दोस्तों के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। ये जो इंसिडेंट है वो आज से करीबन 1 साल पहले 5 जून 2025 का है, जब गर्मियों का मौसम चल रहा था। और ये इंसिडेंट हुआ था जीत और उसके 3 दोस्त सौम्य, विशाल और हिमांशु के साथ। जीत अपने 2 दोस्तों सौम्य और विशाल के साथ गाजियाबाद गया था काम करने के लिए। चारों की बात एक प्राइवेट कंपनी में हुई थी जहां उन्हें काम मिलने वाला था। और कंपनी वालों ने कहा था कि पहले आकर कंपनी में बात कर लेना, फिर अगले दिन से हम लोग काम शुरू कर देंगे। गाजियाबाद आने के बाद उन लोगों ने एक पुराना कमरा किराए पर लिया। वो कमरा तीसरे मंजिल पर था और देखने में बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन उसके आसपास का इलाका थोड़ा अजीब लगता था। उस मकान के जस्ट सामने से हाईवे गुजर रहा था जहां से दिन रात गाड़ियों की आवाजें आती रहती थी। और पीछे एक खाली मैदान था जिसमें झाड़ियां उगी हुई थी। और उसके आसपास भी कुछ मकान थे, लेकिन उनमें बहुत ही कम लोग रहा करते थे। तो ये लोग अभी भी गाजियाबाद आए थे, इससे पहले कभी आए नहीं थे। तो कम किराए के चक्कर में उन लोगों ने इस कमरे को ले लिया था। उस इलाके के बारे में भी इन लड़कों को कुछ खास पता नहीं था। जब पहली बार जीत उस कमरे के अंदर घुसा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लेकिन जीत को लगा कि शायद रात भर बस में ट्रैवल करके आए हैं, इसलिए थकान की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो उसने अपना बैग एक कोने में रखा और सीधा बाथरूम की तरफ चला गया। उधर सौम्य, विशाल कंपनी के बारे में बातें कर रहे थे। अच्छा, उसी कमरे में एक और लड़का भी रहता था जिसका नाम था हिमांशु। वो पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर रह रहा था और सौम्य का वो जानकार था, इसलिए उसी ने ये रूम उनको सजेस्ट किया था। खैर जीतू जो था उसने ऑब्जर्व भी किया कि हिमांशु जो था वो जनरली चुप रहता था और रात को लेट तक जागा करता था। जब जीत बाथरूम से फ्रेश होकर आया तो उसने देखा कि हिमांशु कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर की तरफ कुछ देख रहा है। जीत ने उससे पूछा कि भाई क्या देख रहा है? तो उसने एकदम से वो ऐसा ना ट्रांस के स्टेट से बाहर निकला, जीत की तरफ देखा, बोला कुछ नहीं, और फिर वापस घूमकर वो बाहर ही देखने लग गया। उसका बिहेवियर देखकर जीत को थोड़ा अजीब सा लगा कि पागल वागल है क्या। लेकिन फिर उसने बोला ठीक है यार, होगा, अपन अभी जानते भी नहीं ना, अनजान है, किसी दोस्त का दोस्त है, आपका डायरेक्ट दोस्त नहीं है। तो ठीक है, फिर सब लोगों ने खाना खाया और उसके बाद जीत जो है वो बिस्तर पर लेट गया और थकान की वजह से लेटते ही उसे नींद आ गई। ये सब दिन की बात है। अब जब जीत की आंख खुली तो शाम होने लगी थी और कमरे के अंदर हल्का सा अंधेरा छा चुका था। उसने उठकर इधर उधर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था, वो सिर्फ अकेला था। सुन लगा यार बाकी सब लोग कहां पर गए। उसने फोन उठाकर सौम्य को कॉल लगाया तो उसने बताया कि यार हम लोग ना कंपनी बात करने आ गए हैं, बातचीत चल रही है, 15-20 मिनट में आ जाएंगे। उनसे बात करके जीत को भूख लग रही थी तो वो खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा, लेकिन कमरे के अंदर कुछ भी स्नैक्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। उसने सोचा कि ठीक है, 15-20 मिनट के लिए बुला है, दोस्त आ जाएंगे तो बाहर जाकर साथ में खाना खा लेंगे। और वो बिस्तर पर बैठकर अपना मोबाइल चलाने लगा। अभी करीबन 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि उसे एकदम से बाथरूम की तरफ से कुछ आवाज आई। आवाज ऐसी जैसे कोई बाथरूम के अंदर हो, हाथ धो रहा हो, पैर धो रहा हो, नहा रहा हो, कुछ इस तरह की उसको आवाज आई। उसने बाथरूम तरफ सिर उठाकर देखा, कमरे से अटैच्ड ही था। उसे लगा कि शायद हिमांशु कमरे के अंदर बाथरूम के अंदर होगा। उसने ध्यान ही नहीं दिया उठने के बाद। उसने आवाज लगाई हिमांशु, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। उसने 2-3 बार हिमांशु को आवाज लगाई, उसे कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन फिर से उसे वैसी आवाज आई बाथरूम से, जो सुनकर ऐसा लग रहा था साफ साफ कि कोई तो है बाथरूम के अंदर। जीत उठकर बाथरूम के दरवाजे के पास गया। उसने फिर से आवाज लगाई, हिमांशु भाई तुम अंदर हो? लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं। उसने 2 बार नॉक किया और तीसरी बार जब वो नॉक करने लगा था तो थोड़ा और उसका पुश हो गया हाथ से। तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा तो खुला हुआ है। उसने पूरा दरवाजा खोला तो बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं था। ये देखकर जीत को थोड़ा अजीब सा लगा। उसने कहा यार आवाज तो बाथरूम से ही आई थी
और अभी बाथरूम पूरा खाली पड़ा हुआ है। वो लोग बैठकर वो सोच मतलब बैठ के खड़ा रहा वहाँ पर 2-3 कुछ सेकंड तक और सोचता रहा। उसको लगा यार तो अजीब-सा लगता है आपको। आप सोचो, आप एक कमरे के अंदर हो, बाथरूम से आवाज़ आई, कोई नहीं है वहाँ पर, तो आपको भी और घबराहट होगी। तो उसको घबराहट हुई, लेकिन जैसे वो कुछ और सोच पाता, उसे उसके दोस्तों के हँसते हुए मतलब हँसी-मज़ाक करते हुए 3-4 लोग आ रहे हैं, ऐसी आवाज़ उसको आई। तो उसने देखा कि सौम्य, विशाल और हिमांशु तीनों वापस आ गए हैं और उनके आते ही माहौल जो है वो फिर से नॉर्मल हो गया है। उसने भी वो बाथरूम वाली बात पे इतना ध्यान नहीं दिया और सबके आने के बाद सब लोगों ने बातें की और बातें कहकर इन लोगों ने बाहर जाकर खाना खाया। रात के 10 बजे तक ये सब लोग वापस लौट कर आ गए। अब देखो, ये बेसिकली किसी फैक्ट्री में वर्कर्स की तरह काम करने वाले थे। ऐसा था कि इनके रूम में एसी था या कूलर था, सिर्फ पंखा था। गर्मी तो थी, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार अपना जो ऊपर की छत है वो खुली पड़ी है, बड़े आराम से ऊपर जाकर सोएंगे ठंडी हवा के अंदर। मतलब ठंडी हवा तो नहीं थी, बट ठीक है, फिर भी छत पर सोते हैं लोग, आपको पता है। तो लोग छत पर पहुंचे। छत काफी बड़ी थी और छत के एक कोने पर एक बड़ी सारी पानी की टंकी रखी हुई थी। उस टंकी के अपोजिट साइड सब कुछ खाली पड़ा था, तो वहीं पर इन लोगों ने अपने गद्दे, चद्दर, चटाई ये सब बिछा लिया और सब लोग सोने की तैयारी करने लगे। धीरे-धीरे रात गहराने लगी, हाईवे पे जो गाड़ियाँ गुजर रही थी, उनकी आवाज़ भी कम होने लगी। चारों दोस्त आपस में बात कर रहे थे, कभी नौकरी की, कभी घर की, कभी पुरानी यादों की और ऐसे ही बातें करते-करते रात के 1 बज गए। हिमांशु इन तीनों दोस्तों के बगल में चुपचाप लेटा हुआ था। तभी विशाल ने बोला कि भाई, रात हो गई है, सो जाते हैं, कल से काम पे भी जाना है। तो 2 लोग सो गए, लेकिन जीत और सौम्य अभी भी मोबाइल चला रहे थे। तभी मोबाइल चलाते ऐसे ना आँख के कोने से एकदम से सौम्य की नज़र पानी की टंकी की तरफ गई। उसने देखा, उस पानी की टंकी के पीछे कोई खड़ा था। एक सफ़ेद सा साया, बिल्कुल एक जगह पर फ्रीज़ होकर। सौम्य चौड़ी आँखों से कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा और फिर उसने फटाफट जीत को हिलाया और बोला, "भाई, उधर देख।" उसके कहने पर जीत ने उधर देखा और पूछा, "क्या है?" सौम्य ने बोला, "टंकी के पीछे कोई खड़ा है।" जीत ने वापस से चारों तरफ देखा। उसने बोला, "कोई भी तो नहीं खड़ा यार, खाली टंकी तो है, पागल हो गया क्या?" उसकी बात सुनकर सौम्य ने फिर से देखा, तो वाक़ई में वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था। जीत ने समझाया कि भाई, रात हो गई है, नई जगह है, तू फ़ोन देख रहा है, तेरी आँखों का वहम है। तो सौम्य बोला, अच्छा। तो वो उठकर गया टंकी के पास, उसने चारों तरफ देखा, टंकी के आस-पास देखा, आगे, पीछे, नीचे हर जगह देखा। तो वो हैरान हो गया। उसे कन्फर्म था कि कुछ सेकंड पहले वहाँ पर कोई खड़ा था, तो वो अचानक से गायब हो गई। उसको लगा यार शायद सच में ही वहम हुआ होगा। लेकिन उसके अंदर के जो कॉन्शियसनेस थी वो कह रही थी कि नहीं, कुछ तो था। फिर वो भी अपनी जगह आकर थोड़ी देर और मोबाइल चलाकर सो गया। रात के करीबन 2:30 बजे के आसपास सब लोग सो चुके थे, लेकिन जीत को लेट तक जागने की आदत थी, तो उसे नींद नहीं आ रही थी और वो अपना फ़ोन चला रहा था और एक्चुअली वो फ़ोन पर अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था कॉल पर। बात करते-करते वो उठा अपनी जगह से। छत पर से वो जो हाईवे गुज़र रहा था, वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। सड़क पर अब कोई गाड़ी नहीं थी, बहुत कोई देर में शायद एक गाड़ी गुज़रती होगी, बट बिल्कुल सन्नाटा हो रखा था हाईवे के ऊपर। और तभी कॉल पर बात करते-करते जीत की नज़र पड़ती है हाईवे पर चल रही एक औरत पर, जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो धीरे-धीरे सड़क पर चल रही थी। आप ये ना समझे कि हाईवे का मतलब ये है कि घर यहाँ हाईवे बहुत दूर है। मतलब उस घर के जस्ट आगे से ही, मतलब ये मान लो 10 कदम 20 कदम आप चलोगे तो वो हाईवे गुज़र रहा है। ऐसे घर होते हैं। मतलब बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही वो घर था और हल्की रोड लाइट्स होती है येलो वाली, वो रोड लाइट्स की रोशनी भी थी वहाँ पर। वो क्लियरली वहाँ पर वो औरत दिख रही थी और तभी वो औरत चलते-चलते अचानक रुक गई और जहाँ जीत खड़ा था, उस तरफ देखने लगी, जैसे कि उसको पता हो कि जीत उसे देख रहा है। और फिर जीत ने जो देखा, उसके शरीर के अंदर एकदम से सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि उस औरत की आँखें हल्की-हल्की चमक रही है, जैसे अंधेरे में जानवरों की आँखें चमकती है। और उसी वक़्त नीचे एकदम से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। उसने उस तरफ देखा, तो उसने देखा कि सौम्य अपनी जगह से उठ के जा मतलब शायद नीचे जा चुका था। शायद वो बाथरूम गया था, बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की शायद आवाज़ आई होगी। उस आवाज़ को छोड़कर उसने वापस से घूमकर देखा, अब हाईवे बिल्कुल खाली था। अभी थोड़ी देर पहले जहाँ वो औरत खड़ी हुई थी, वहाँ पर अब कोई भी नहीं था। जीत वहाँ पे खड़ा होकर यही सोच रहा था कि वो औरत एकदम से हवा में कहाँ गायब हो गई। अभी सौम्य नीचे वॉशरूम गया हुआ था, उसको गए हुए शायद कुछ मिनट ही गुजरे थे कि तभी अचानक से सभी लोगों को सौम्य की बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग जाग जाते हैं। जीत तो पहले से जागा हुआ था, वो सीधा
सीढ़ी की तरफ दौड़ता और बोलता है, सौम्य की आवाज़ थी, चलो जल्दी। सब लोग उठकर नीचे पहुँचते हैं, देखते हैं कि बाथरूम के बाहर सौम्य बुरी तरह से काँप रहा है। उसको देखकर आकर विशाल ने पूछा कि क्या हुआ? तो सौम्य कुछ सेकंड तक तो कुछ बोल ही नहीं पाया और फिर काँपती आवाज़ में बोलता है कि बाथरूम में कोई था। विशाल ने पूछा कौन? तो सौम्य बुद्धि घबरा रहा था। वो लोग उसे वापस से पानी-वानी पिलाया, उसे अपने साथ छत के ऊपर लेकर गए। जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो उन लोगों ने उससे पूछा कि आखिर क्या बात है? बाथरूम में तुझे कौन दिखा? तब सौम्य ने बताया कि जब वो बाथरूम करने नीचे गया, तो क्योंकि इनकी सीढ़ियों में एक भी बल्ब नहीं था और सीढ़ी जो थी ना थोड़ी सकरी होती है, सकरी सीढ़ी थी। तो मोबाइल की टॉर्च जलाकर सीढ़ियों से उतरकर बाथरूम में गया। लेकिन जब वो सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसे एक अजीब-सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ देर पहले भी यार मुझे ना टंकी के पास में कुछ दिखाई दिया था। मैंने जीत को बताया भी था, पर उसने बोला मेरा वहम है और शायद मुझे भी ये लगा कि उसी की वजह से मुझे ये सब सोच रहा हूँ। जब मैं नीचे पहुँचा तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और मैंने लाइट जला के एक बार पूरे कमरे पर नज़र डाली, सब कुछ नॉर्मल था। फिर मैं बाथरूम में चला गया और मैं बाथरूम मतलब दरवाज़ा बंद करके बाथरूम कर ही रहा था कि कुछ ही सेकंड के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि बाथरूम के बाहर कोई खड़ा है, बिल्कुल क दरवाज़े के बिल्कुल पास में। फिर मैंने थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की, तो ऐसा लग रहा था जैसे बाथरूम दरवाज़े पे कोई उँगली से स्क्रैच कर रहा हो। मैंने धीरे से आवाज़ लगाकर पूछा कौन है? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर 2-3 5 सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर से वही खुरचने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि शायद जीत मुझसे मज़ाक कर रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने उसे बताया था। मैंने चिल्लाकर बोला, "अबे जीत मज़ाक मत कर।" लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैं कुछ सोच पाता कि तभी मेरी नज़र वो जो गैप होता है ना बाथरूम के दरवाज़े में छोटी-सी ग्रिल सी लगी होती है, उस ग्रिल पर पड़ी। भाई मेरी हालत ख़राब हो गई। उस जाली के ऊपर एक ऐसे उँगलियाँ आ रही थी, काले रंग की उँगलियाँ। मतलब वो हाथ इंसान का बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी मरे हुए आदमी का जब हाथ सड़ जाता है, तो ऐसे उँगलियाँ आकर उस ग्रिल को ऐसे पकड़ कर खड़ी हुई थी। भाई तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, कुछ सेकंड तक वो हाथ मुझे बहुत क्लियरली दिखा है, लाइट ऑन थी और फिर एकदम से वो गायब हो गया। और गायब होते ही वो बहुत तेज़ चिल्लाया, मैं बहुत तेज़ चिल्लाया और मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कोई वहम नहीं था। इतना बोलते ही वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सौम्य की हालत देखकर सबको ये लग रहा था कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। ये सारी बातें उस कमरे के अंदर ही हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोल दिया कि छत पर थे, छत पर नहीं, वो उस कमरे के अंदर ही थे। वहीं पर सब लोगों ने लाइट जलाकर बैठ कर ही बातचीत की थी। अब ये सब हुआ ही था कि अचानक से इन लोगों को छत के ऊपर किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। धम! देखते ही सब चौंक जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई? और फिर कुछ सेकंड के बाद ऐसा लग रहा था कि छत के ऊपर कोई किसी भारी चीज़ को खींच के घसीट रहा हो। आपने बहुत ऑब्ज़र्व किया होगा छत के ऊपर अगर आप एक लकड़ी की डंडी को भी घसीटोगे ना रात के टाइम पर तो आपको साफ-साफ उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो ये लोग देखकर सब एक-दूसरे की शक्ल देख रहे थे और बोल रहे थे, "हम सब लोग यहाँ हैं, तो फिर छत के ऊपर कौन है?" और तब हिमांशु बोलता है, "मुझे लग ही रहा था।" जैसे उसने बोला, सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और पूछे कि क्या लग रहा था? कुछ सेकंड तक हिमांशु बिल्कुल चुप रहा और फिर बोला, "मुझे लग रहा था कि इस घर में कुछ तो है।" उसका इतना कहते ही कमरे का माहौल अचानक से बदल गया। जीतू उससे पूछता है, "क्या मतलब?" तो हिमांशु ने धीरे से कहा, "जब मैं पहली बार आया था ना यहाँ पे, तब भी रात को मुझे छत के ऊपर किसी कदमों के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। कई बार ऐसा लग रहा था कि कमरे के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन जब मैं दरवाज़ा खोलता था, तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था।" उसकी बात सुनकर स्वामी ने घबराकर पूछा, "तो तूने पहले क्यों नहीं बताया?" हिमांशु ने बोला कि यार मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, लेकिन अब जो हो रहा है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये हमारा वहम है। सबके सब लोग डरे हुए थे और तभी छत पर से फिर से आवाज़ आई जैसे कोई छत के ऊपर पैर पटक-पटक कर चल रहा हो। लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि ऊपर जाकर ये देख सके। जीत ने फटाफट से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और सब लोग एक कोने में बैठ गए। सबके सब बिल्कुल साइलेंट थे, रात का भी सन्नाटा था, सब लोगों को एक-दूसरे की साँसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और करीबन 10 मिनट के बाद अचानक से कमरे की खिड़की के बाहर 1 सेकंड के लिए एक साया दिखाई दिया। जीत ने साफ-साफ देखा कि खिड़की के पास कोई खड़ा है, तो बोला तो खिड़की के पास कोई खड़ा है। अब उसने वो साया तो देख लिया, लेकिन उसको देखकर सब लोग शॉक्ड थे। उन्होंने बोला, "बेवकूफ़ है क्या?" तो बोलता है, "क्यों?" बोलता है, "हम तीसरी मंजिल पर हैं। हमारी खिड़की के बाहर खड़े होने की कोई जगह नहीं है, कोई बालकनी नहीं, कोई छज्जा नहीं, कोई पाइप नहीं।
तेरे को साया कहाँ से दिख सकता है? जीत कुछ जवाब दे पाता कि तभी उसी खिड़की के शीशे पर किसी ने 3 बार नॉक किया। ठक, ठक, ठक। कमरे में बैठे चारों लड़के मानो जम गए। खून जम गया और बॉडी के अंदर खून नहीं बह रहा है। चारों के चारों खिड़की की तरफ देख रहे हैं, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अभी किसने नॉक किया था। वो और कुछ समझ पाते उससे जस्ट पहले ही उन चारों को खिड़की के बाहर से एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। इतना होते ही पूरा कमरा मौत जैसी खामोशी में डूब गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पहली बार उन्हें ये एहसास हो रहा था कि असली डर किसे कहते हैं। जो पैरानॉर्मल का डर होता है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन है, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि कोई तो है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि खिड़की की तरफ जाकर देख सके कि आखिर क्या चल रहा है। रात के अब लगभग 3 बज चुके थे और तभी अचानक ऊपर छत से फिर से आवाज आने लगी और जैसी आवाज आई, सौम्य डरकर बिल्कुल जीत के पास चिपक गया। बोलता, भाई आखिर ये है क्या? लेकिन जीत के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। जीत की नजर एकदम से हिमांशु पर पड़ी। हिमांशु लगातार दरवाजे की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जैसे वो पहले से कुछ जानता हो। अचानक जीत बोला, यार ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ पढ़ो, भगवान का नाम लो, हनुमान चालीसा चलाओ, कुछ तो करो। सभी लोगों को उसकी बात सही लगी कि कम से कम मन को सहारा तो मिलेगा। तभी सौम्य ने अपना मोबाइल निकाला और हनुमान चालीसा चला दी। जैसे ही कमरे में हनुमान चालीसा बजने लगी, पहले जो डरावनी आवाजें आ रही थी वो अचानक से बंद हो गई। छत भी पूरी तरह शांत हो गई और ये देखकर सबको थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन तभी कमरे में बैठा विशाल अचानक से कांपने लगा। पहले तो उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन फिर जब उसकी सांसें तेज तेज होने लगी और उसका सिर एकदम से झुक गया, पूरा शरीर भीतर से हिलने लगा, तो जीतू ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ भाई? लेकिन कोई जवाब नहीं। विशाल का सिर अब भी नीचे झुका हुआ था और कमरे में बैठे सभी लोग उसे घूर रहे थे। जैसे उसके साथ ही सब वो सब इससे दूर हो गए। अभी विशाल सामने बैठा हुआ है, तीनों इधर बैठे हुए हैं और विशाल ने अपनी गर्दन नीचे करके जोर जोर से ऐसे ऐसे हिल रहा है। और तभी विशाल ने धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊपर उठाई और जैसे उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, सबके शरीर में कंपकपी दौड़ गई। विशाल की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल चुका था, जैसे वो विशाल नहीं कोई और हो। उसको देखते ही सबकी हालत टाइट हो गई। जीत कुछ और बोल पाता उससे पहले विशाल ने बहुत धीमी आवाज में बोला, बंद कर। सभी ने उसकी तरफ देखा और फिर जीत ने पूछा, क्या? विशाल ने अपनी गर्दन टेढ़ी की बोला, इसको बंद कर। उसकी आवाज बिल्कुल अजीब थी, जैसे कि दो आवाजें एक साथ निकल रही हो। ये कुछ और सोच पाते कि एकदम से विशाल पूछता चला, बंद कर तेरे फोन को। उसकी चीख सुनकर सारे के लड़के पीछे हट गए, लेकिन सौम्य ने अपने फोन को बंद नहीं किया। उसने डरते हुए कहा, नहीं करूंगा बंद, जो होगा देखा जाएगा। और सौम्य कितना कहते एकदम से विशाल खड़ा हुआ और अपने पास में खड़ा जो पलंग था, लोहे का पलंग, उसे यूं पकड़ के यूं सरका दिया। मतलब अच्छा खासा भारी पलंग था, कम से कम 2 लोग मिलकर उसको सरका सकते। उसने एक हाथ से उस पलंग को सरका दिया और जोर से बोला, बंद कर इसे। उसने चिल्लाते हुए बोला, बंद कर वरना सबको मार दूंगा। ये देखकर सभी लड़के डर गए उससे बुरी तरह से और ये कुछ समझ पाते उससे पहले एकदम से कमरे के अंदर एक पायल की आवाज घूमने लगी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे कमरे के अंदर चल रही हो। अब भाई साहब सब कुछ इन लड़कों के कंट्रोल से, मतलब उनकी सहन शक्ति से बाहर हो चुका था। उन्होंने आओ देखना था, एक दूसरे से आंखों में इशारे से बात की और तीनों के तीनों एकदम से कमरे से बाहर भागे और बाहर जाकर कमरे का दरवाजा लोहे का था, उसको बंद करके बाहर से कुंडी लाकर वहीं पर खड़े हो गए। विशाल अभी भी कमरे के अंदर था। सौम्य ने कहा कि सुबह तक इसे यहीं बंद रखते हैं और बाकी सब हम सुबह देखेंगे और यहीं हम कमरे के बाहर पूरी रात पहरा देंगे। इधर कमरा बंद होते ही अंदर कमरे से चीजों के फेंकने की, सामान फेंक रहे हैं, जो भी कुछ पड़ा है वो सब फेंकने की आवाजें आ रही है और वो बार बार आकर दरवाजे के ऊपर जोर जोर से मारा, दरवाजे को तोड़ने मतलब खोलने की कोशिश कर रहा है। बाकी और कोई उस मकान में नहीं रहता था, सिर्फ यही लड़के रहते थे। तो कोई और आए उनकी मदद करे, इसकी उम्मीद उनको बिल्कुल भी नहीं थी। तीनों लड़कों ने पूरी रात दरवाजा पकड़े रखा और उसको खुलने नहीं दिया और सारे के सारे सुबह होने का इंतजार करने लगे। करीबन आधे घंटे के बाद सब कुछ कमरे में शांत हो गया, जैसे कि शायद जो कुछ चल रहा था वो सब गया। लेकिन इन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, ये वहीं बाहर खड़े हुए थे और सुबह होने का जब ये इंतजार कर रहे थे, तब हिमांशु ने इनसे बोला कि जब वो यहाँ आया था ना, तो उसे पहले दिन से उसे लगता था कि जैसे कोई उसके आसपास है, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं देता था। उस दिन शाम को नीचे चाय की दुकान वाले अंकल ने हिमांशु को उनकी तरफ से एक बात कही थी कि रात के बाद छत पर मत जाना। हिमांशु ने उनसे जब वजह पूछी थी तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस इतना ही कहा था कि यहाँ पर पहले भी कई लोग रह चुके हैं और लोग यहाँ से डरकर भाग चुके हैं। मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैंने उन अंकल की बातों पर ध्यान नहीं दिया।
कि होगी कोई यूं ही भूत प्रेत की कहानी बना रखी होगी लोगों ने। लेकिन अगले दिन जब उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उसे पता चला था कि करीबन 8 साल पहले इस बिल्डिंग के पीछे जो खाली मैदान था वहाँ एक छोटा सा मकान हुआ करता था। उस मकान में एक परिवार रहता था और उनकी एक बेटी थी। उसकी उम्र करीबन 26-27 साल थी और उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। अलग-अलग लोगों के अलग-अलग किस्से थे। कोई कहता था कि उसने अपनी जान खुद ली है, कोई कहता था कि उसका मर्डर हुआ है और कुछ लोग कहते थे कि उसने उसे किसी ने धोखा दिया है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। और उसकी मौत के बाद रात में लोगों को एक औरत दिखने लगी लाल साड़ी पहने। कभी हाईवे पर, कभी छतों पर, कभी उस मकान के बाहर और कभी उस मकान के पीछे की तरफ। कुछ दिन बाद वो मकान भी खाली हो गया और परिवार छोड़कर कहीं चला गया और उसके कुछ सालों बाद उस मकान को भी तोड़ दिया गया। लेकिन लोगों का यह कहना है कि वो औरत कहीं नहीं गई है। हिमांशु की बात सुनकर वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया और जीत को भी याद आया कि उसने भी हाईवे पर वही लाल साड़ी, वही चमकती आंखों में एक लड़की को देखा था। उन्होंने बोला कि तेरे को जब ये सब पता है तूने पहले क्यों नहीं बताया? लगा यार बताया तो तेरे को, कि मेरे को लगा कहानी होगी और मुझे ऐसा कुछ दिखा भी नहीं। तो मैं सोचता था कि मेरा वहम है, मैंने लोगों से सुन लिया है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। खैर जैसे तैसे उन लड़कों ने रात काटी और फाइनली सुबह हुई। सुबह होते ही लड़कों ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला तो अंदर पूरा कमरा बिखरा पड़ा हुआ था और कमरे के कोने में विशाल बेहोश पड़ा था। उसके हाथ पैर छिल चुके थे, हाथ से खून बह रहा था। मतलब बह रहा क्या, जम गया था, वो थक्का जम जाता है, खून निकल के सब कुछ। उन्होंने उसको उठाया, कमरे के बाहर लाए, उसे जगाया और उससे पूछा तो उसे रात की कोई भी बात याद नहीं थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो सबके सब लोग कमरे में बैठे हुए थे और डर के मारे कांप रहे थे। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया और उसे लगा कि वो कहीं और है, किसी अंधेरी जगह पर है। और फिर उसी अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। जब उसने वहां देखा तो वहां पर एक औरत खड़ी थी लाल साड़ी में। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल भी इंसान की तरह नहीं था और आंखें पूरी तरह सफेद थी। वो औरत उसे देखकर अजीब तरीके से हंस रही थी और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब विशाल ने भी यही बात बताई जो हिमांशु ने बताई, जो जीत ने देखा, तब इन सभी दोस्तों को यकीन हो गया कि जहां वो रह रहे हैं वहां पर पक्का उस औरत की आत्मा है। क्योंकि विशाल को ये बात पहले पता नहीं थी। जो भी कुछ दिखा, सबसे पहले सौम्य को एक सफेद साया दिखा, फिर जीत को लाल साड़ी में लड़की देखी, हिमांशु को किसी और ने ये सारी कहानी बताई थी और विशाल जिसके अंदर पोजीशन आया उसको अपनी ट्रांस स्टेट के अंदर सेम डिस्क्रिप्शन वाली औरत दिखाई थी। विशाल के होश में आते लगे कि नॉर्मल है। सब लोगों ने फटाफट अपना सामान समेटा और उस कमरे को एज इट इज छोड़कर वहां से बाहर निकल गए। फिर कंपनी के पास में कहीं दूर जाकर, मतलब किसी और जगह पर जाकर उन्होंने कमरा लिया और उसके बाद दोबारा कभी उस बिल्डिंग की तरफ घूमकर भी नहीं देखा। आज पूरा 1 साल इस बात को बीत चुका है। जीत, विशाल, सभी लोग अपने अपने काम और लाइन में बिजी हैं। लेकिन आज भी जब वो मिलते हैं और वो रात इनको याद आती है तो बस वो यही कहते हैं कि जैसे तैसे अपनी जान बच गई भाई, वरना हम में से किसी एक का जाना तो तय था। तो ये थी कहानी जीत और उसके दोस्तों की, जब ये गाजियाबाद में काम करने गए और पहुंच गए एक हॉन्टेड कमरे के अंदर जहां पर एक लड़की की आत्मा लाल साड़ी पहने शायद आज भी भटक रही है। खैर, उस एंटिटी ने, उस एनर्जी ने सिर्फ अपनी प्रेजेंस उन लोगों को फील करवाई, उनका नुकसान नहीं किया। और मे बी वो शायद उस जगह को अपनी जगह समझती है। शायद वो बिल्डिंग उसके पुराने घर की जगह बनी हुई है या फिर कुछ ना कुछ उसका उस जमीन से रिलेशन है। वो नहीं चाहती कि कोई और वहां पर आकर रहे और इसीलिए उसने इनको डराकर वहां से भगा दिया। लेकिन अगर रिजिड होकर वहीं पर रहते तो शायद इनका और बड़ा नुकसान हो सकता था। आपको क्या लगता है, अगर आप उनकी जगह होते तो उस कमरे में और रुकते या इनकी तरह अगले ही दिन भाग जाते? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।